नाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की चल रही है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमें कौन सी टॉपिक्स यहाँ पे कवर करनी है। इकॉनमी हमारा चल रहा है जिसमें कि हम लोग काफ़ी टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज कोशिश करती हूँ इसे कंप्लीट करने का, बट यहाँ पे एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेंगे जो कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाया गया है। तो इसमें क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स रखे गए उसे डिस्कस करेंगे। देन वन नेशन वन फर्टिलाइज़र की बात की जा रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको पता है कि फर्टिलाइज़र की कमी के कारण जो है किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। इवन फर्टिलाइज़र एक ऐसा यहाँ पे नीड है जो कि किसानों को मिनिमम एक कहते हैं ना कि अफोर्डेबल रेट में उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसके लिए ही यहाँ पे ये लाया जा रहा है। साथ ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में अगेन हम लोग यहाँ पे रीड करने वाले हैं कि अभी यहाँ पे न्यू एंगल एक आपको पता चलेगा। बाकी जो बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये टॉपिक सब कवर होगा। साथ ही डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में देखेंगे कि अब नया यहाँ पे क्या एंगल है और डेवलपमेंट के बेसिस पे यहाँ पे क्या बातें की जा रही है। साथ ही कुछ न्यूज़ है जो कि शॉर्ट्स में है तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी के साथ, जो कि बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉलिसी लाया जा रहा है इसका एम क्या है। इसका एम यही है कि यहाँ पे जो कोल इवैक्यूएशन होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कोल का, माइन से लेकर जो इंड यूज़ प्लांट तक है, तो उसके बीच में जो भी यहाँ पे गैप है उन सबको पहले तो देखना है कि गैप कितना है। इट मीन्स कि कोल कितना प्रोडक्शन हो रहा है और इंडस्ट्री तक, प्लांट तक कितना पहुँच पा रहा है। साथ ही यहाँ पे इवेलुएट करना है और जो भी गैप वगैरह है उसको फिल करना है। फाइन, तो पहले कोल लॉजिस्टिक मतलब हम लोग समझते हैं। देखिए, कोल का अगर प्रोडक्शन एक जगह हो रहा है तो उसको वहाँ से लेकर प्लांट तक पहुँचाने में जो खर्च होता है ट्रांसपोर्ट का, ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक, तो एक सिंगल होता है या मल्टी मॉडल मोड भी हो सकता है। जैसे कि आप देखो कि अगर हम लोग दूसरे देशों से इंपोर्ट कराते हैं तो क्या होता है कि कोयले जो है ना वो शिप के थ्रू भी आ रहा है, तो वाटरवेज भी हो गया, रोडवेज भी हो जाता है। तो एक मल्टी मॉडल आप लोग देख सकते हो, उस बेसिस पे जो है यहाँ पे कोल आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद बीच में आप देखो कि इसको स्टोर भी किया जाता है, तो स्टोरेज भी होता है, लोडिंग भी होता है। फिर डिलीवरी का क्या पर्पस है, यानी कि पावर प्लांट में देना है या फिर स्टील मैन्युफैक्चरिंग में देना है या फिर कहाँ कहाँ इसे कोल को लेकर जाना है, तो ये सारे पर्पस को भी यहाँ पे नोट डाउन किया जाता है और ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएगी। तो इसका यही मतलब है कि कोल लॉजिस्टिक मतलब कि कोल को जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ से लेकर उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचाना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो पॉलिसी ड्राफ्ट किया गया है इसमें है कि एक टेक्नोलॉजिकली अनेबल्ड है, ये इंटीग्रेटेड है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है, रेजिलिएंट भी है, सस्टेनेबल भी होनी चाहिए, ट्रस्टेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब एक विज़न लेकर यहाँ पे चला जा रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे सारे तरीके से देखें। अब यहाँ पे पॉलिसी स्ट्रैटेजी क्या है जिससे कि हम लोग कोल लॉजिस्टिक सेक्टर को और ज़्यादा हम लोग इम्प्रूव कर सके। तो कहा जा रहा है कि एक स्मार्ट कोल लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर कहने का मतलब है कि आज की डेट में आप देखते हो ग्रीन कॉरिडोर बनाई जाती है, तो बेसिकली किसी किसी डेडिकेटेड फ्रेट डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसमें कि सिर्फ माल गाड़ियाँ जो है वही सिर्फ उस कॉरिडोर से, उस गली से चलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि कोल लॉजिस्टिक कॉरिडोर होगा जो कि यहाँ पे सिर्फ कोयले को ही एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोग देखो कि अगर एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा कोल के ट्रांसपोर्टेशन में, तो सबसे पहली बात है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा, कंजेशन नहीं मिलेगा किसी भी तरीके का। साथ ही आपको पता है कि वहाँ पे उस रूट में और कुछ नहीं होगा, बस कोल से ही रिलेटेड जो भी गाड़ियाँ वगैरह होगी वही बस वहाँ से आपका जो है ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसमें क्या है कि आपकी टाइम कम लगेंगे, कॉस्ट कम लगेंगे, ठीक है, फ्यूल कंजप्शंस कम होगा, तो हर एक तरीके से ये फ़ायदा हो जाता है। फाइन, मल्टी मॉडल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट बनाना है। देखिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग कई बार ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे साधन नहीं है, पानी से अगर लेकर जाना है, ओशन से लेकर जाना है तो वहाँ पे साधन नहीं है, अगर मतलब कि रोडवेज से लेकर जाना है तो वहाँ पे साधन नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट हो और साथ ही साथ यहाँ पे इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी होनी चाहिए जो कि इस तरीके का प्लान सेटअप करे। साथ ही राइट्स ऑफ वे है, देखिए रेल है, रोड्स है, ये सब का राइट्स ऑफ वे है कि इनका अपना एक हक है कि ये अपने तरीके से चले। फॉर फर्स्ट माइल एवैक्यूएशन जो कि यहाँ पे माइल माइन एलोकेशन प्रोसेस का भी ये पार्ट है।
साथ ही ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव लाया जा रहा है कि ऐसा यहाँ पे आपका रेलवे हो गया, वाटरवेज हो गया, कन्वेयर्स हो गया, इन सब मॉडल में जो है हम लोग को शिफ्ट होना है फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्टेशन टू कोल। डेटा ड्रिवन सिस्टम कहा जा रहा है कि जिस तरीके से डेटा ड्रिवन सिस्टम का यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है वो भी लॉजिस्टिक सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, तो इस चीज़ों को भी हम लोग को देखना है। साथ ही जो रेलवे टैरिफ है उसको भी रैशनलाइज करना है। तो देखिए रेलवे से जो यहाँ पे कोल की सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारे देश में वो रेलवे से होती है, फाइन। तो उसका जो टैरिफ है ना वो बहुत हाई है आज की डेट में, तो इसलिए यहाँ पे इसको भी रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अदर इनिशिएटिव भी देखेंगे। सबसे पहला है कॉमन यूज़र फैसिलिटीज़ है, जैसे कि रेलवे जो साइडिंग है ना जहाँ पे 2-3 माइंस है वो एक साथ एक जगह ही आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि इन तीनों, मान लीजिए कि प्लांट एक जगह, ये तीनों प्लांट है, तो इन तीनों प्लांट की कॉमन फैसिलिटीज़ क्या है, कॉमन यहाँ पे इनका क्या डिमांड है, तो उस डिमांड को फुलफ़िल किया जाएगा। साथ ही यूज़ ऑफ कन्वेयर नीड्स है जो कि यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, जहाँ पे भी ये इकोनॉमिकल है कि इसको हम लोग एक सस्ते दाम में सस्ते तरीके से यूज़ कर सकें, फाइन। तो ये चीज़ें बताई जा रही है। उसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे देश में कोल ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो देखिए कोल इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें 3 तरीके से है। फर्स्ट माइल लॉजिस्टिक है, ट्रंक माइल लॉजिस्टिक है एंड लास्ट माइल लॉजिस्टिक है। अब इम्पॉर्टेंट मोड देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या क्या है। तो ऑब्वियस है कि हम लोग रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, रोड का इस्तेमाल करते हैं, और जो रेल कम सी रूट है, अगर सी रूट से लेकर आना है तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं। कैप्टिव मोड है, जैसे कि यहाँ पे मेरी गो राउंड है और कन्वेयर बेल्ट है, रोपवेज है, तो रोपवे आप लोग समझ रहे हो। तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे कोल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ओके। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि पूरा जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सबसे ज़्यादा भाग हम लोग रेलवे से ही करते हैं, उसके बाद रोडवे से होता है जो कि 33% है। लेकिन कोल इवैक्यूएशन में क्या क्या चैलेंजेस है इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला क्या है कि इन्वेस्टमेंट की कमी है हमारे यहाँ। आप देखो जो लॉजिस्टिक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें खर्च नहीं किया जा रहा है। लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सही तरीके से नहीं कर रहे, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से बिल्ड नहीं हो पा रहा है। सेकेंड है कि नॉन अवेबिलिटी है वैगन्स का, अगर हम लोग देखें, और कंजेशन का देखें तो ये भी हमारे यहाँ जो है इसकी अवेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। लिमिटेड कोल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय ऑल्टरनेट जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स है। लिमिटेड यहाँ पे लॉजिस्टिक प्लानिंग है, अगर हम लोग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे देखें तो। हायर यहाँ पे कोल लॉजिस्टिक कॉस्ट भी है, अगर कोयले को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो उसमें जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके वजह से अगेन एक अलग इशू देखने को मिलता है हम लोग को। तो ये सारे एक चैलेंजेस हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, ओके। अब देखिए एक पीएम गति शक्ति यहाँ पे आया है, तो ये प्लान है कि पूरी हॉलिस्टिकली तरीके से जो भी चीज़ ज़रूरत है, जैसे कि कोल के लॉजिस्टिक में अगर यहाँ पे कॉस्ट में इसको डिडक्शन करनी है तो ये चीज़ें किया जाएगा, और कोल सेक्टर्स में गेन होना चाहिए। आज की डेट में आप देख सकते हो कोयले वाले सेक्टर्स में भी कुछ खास गेन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे भी अल्टीमेटली लॉस ही झेलना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट के अधिकतर सेक्टर आज के डेट में आप देखो प्राइवेटाइज़ करने की बात की जा रही है, बट कोल में एक न्यू यहाँ पे इनिशिएटिव लाया गया है जो कि पीएम गति शक्ति है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ओके। चलिए ये तो रहा जो हम लोग कोयले के बारे में रफ आइडिया ले लिए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 1 नेशन 1 फर्टिलाइज़र। 1 करके तो बहुत है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब चलिए 1 नेशन 1 फर्टिलाइज़र पढ़ते हैं। तो एक्चुअली आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो है उनके द्वारा एक स्कीम लाया गया। क्या है ये? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। तो इसको कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 फर्टिलाइज़र स्कीम। अब देख लेते हैं कि इस स्कीम का एम क्या है। सबसे पहले तो आप देखो कि एक ब्रांड नेम लाया गया है भारत। भारत के अंदर अब फर्टिलाइज़र को मार्केटिंग किया जाएगा। इस स्कीम के अंदर क्या है कि सारे जो सब्सिडाइज्ड सॉइल न्यूट्रिएंट्स है, जैसे यूरिया है, डी एमोनियम फॉस्फेट है, म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट है, एनपीके है, इन सब को अब एक सिंगल ब्रांड के तहत यहाँ पे मार्केट किया जाएगा, और सिंगल ब्रांड का नाम यहाँ पे भारत रखा गया। चलिए अच्छा है, नाम हमारे देश के ऊपर है तो अच्छी है। यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया जा रहा है, इट मीन्स कि जो भी बैग यहाँ पे जिसके तहत फर्टिलाइज़र रखा जाएगा तो एक ही बैग का यहाँ पे डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें मेंशन होगा कि भारत यूरिया हो गया, भारत डैप है, भारत एमओपी है, भारत एनपीके है। इस तरीके से आपका बना जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, बस इसी तरीके का रैपर होगा, फाइन। अब स्कीम्स में कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिकेशन करना, न्यू पैकेजिंग फॉर द कंपनी। न्यू आप देखो भारत ब्रांड नेम है,
और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे स्कीम्स जो लाया जा रहा है, कवर जो है, इसमें कहा जा रहा है कि 2/3 जो पार्ट है ना वो फर्टिलाइज़र पैकेट का, वो पूरी तरीके से आप देखो 2/3 पार्ट जो है वो फ्रंट में होगा। इसमें आपका लिखा रहेगा भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग जो ब्रांड है ना वो भी सिर्फ अपना नाम, लोगो और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो 1/3 स्पेस में ही यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो जो भी कंपनी है उनको अपने उर्वरक के बारे में, यूरिया के बारे में जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है वो 1/3 स्पेस में ही वो यहाँ पे अपना शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे एक स्कीम लाया गया, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, ठीक है। बेसिकली आप देखो सरकार का हमारा प्लान है ना कि फर्टिलाइज़र शॉप को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना हमारे देश में, और बेसिकली यहाँ पे रखा गया है कि 3.25 लाख, जैसे 3.25 लाख जो फर्टिलाइज़र शॉप है वो हमारे देश में इसको डेवलप किया जाएगा, और ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के तहत। इससे क्या होगा, इससे आप देखो कि वाइड वैरायटी ऑफ जो भी नीड है किसानों की वो पूरी हो पाएगी। साथ ही एग्री इनपुट जो है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कि फर्टिलाइज़र है, सीड्स है, इम्प्लीमेंट्स है, इन सबको यहाँ पे पूरा किया जाएगा। टेस्टिंग फैसिलिटी रखा जाएगा, यानी कि मिट्टी को बेटर तरीके से टेस्ट कर सके, बीज वगैरह है उसको टेस्ट कर सके, फर्टिलाइज़र को टेस्ट कर सके। साथ ही जो किसानों के बीच में अवेयरनेस है उसको जनरेट करने का भी बात किया जा रहा है। और उसके अलावा आप देखो कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वेरियस जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स है। उसके अलावा यहाँ पे रखा गया कि गवर्नमेंट जो है, कैबिनेट जो है उनके द्वारा अप्रूव किया गया है जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, NBS रेट्स जो हैं बहुत तरीके से, जो कि आप देखो न्यूट्रिएंट का है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, तो इन सब का आपका जो है यहाँ पे क्या करना है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो आप देखते हो कि फर्टिलाइज़र का प्राइस जो है इंटरनेशनल लेवल में बहुत अप डाउन हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। रॉ मटेरियल का भी आप देखते हो प्राइस जो है वो बहुत वोलेटाइल होता है, बहुत ही अप डाउन होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। साथ ही स्मूथ अवेलेबिलिटी हो पाएगा जो फर्टिलाइज़र्स है, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या है कि किसानों को अल्टीमेटली एक अफोर्डेबल और सब्सिडाइज रेट में फर्टिलाइज़र वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनके पास अगर फर्टिलाइज़र होगी तो वो बेटर तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, और फर्टिलाइज़र का अगर बेटर तरीके से इस्तेमाल हो पाया तो इससे क्या है कि अल्टीमेटली हमारे जो भी फसल है वो अच्छे हो पाएंगे। तो फोकस हम लोग को फसल को अच्छा बनाने में ही करना है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कमर्शियल जो प्राइस है फर्टिलाइज़र्स का वो भी यहाँ पे आप देखो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल है, क्योंकि क्या हो रहा है आज की डेट में, यूक्रेन रशिया वॉर के कारण जो है हर एक चीज़ इम्पैक्ट हुआ है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे फर्टिलाइज़र का जो प्राइस है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। एक तो सबसे पहले पैंडमिक था, पैंडमिक के बाद अभी आज के डेट में आप देखो कि रशिया यूक्रेन वॉर है, तो इन सब के सब मिलाकर जो है इस तरीके का हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। फाइन, तो इसलिए ये स्कीम निकल कर आई है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते समझते कि हमारे देश में फर्टिलाइज़र जो उर्वरक है उसका क्या हालचाल है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो आपको पता है, क्योंकि हमारा देश भारत जो है, भारत हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें कि मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है अपनी लाइवलीहुड किस पर डिपेंड किए हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसे हम लोग इकॉनमी में प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, ठीक। तो फर्टिलाइज़र क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, वाइटल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फसल वगैरह को, और जो डिमांड है साल भर साल वो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा आप देखो 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र होते हैं, एक तो है यूरिया, दूसरा है डैप, तीसरा है यहाँ पे म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है। इनमें से अगर हम लोग देखें तो यूरिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी किया जाता है 86%, अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी हो रहा है 74%, और इससे ज़्यादा आप देखो कि यहाँ पे इंपोर्ट भी हो रहा है, यानी कि हम लोग अपने देश में प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, और दूसरे देश से मंगा भी रहे हैं, तो इंपोर्ट भी हमारे देश में 52% तक इसकी हो रही है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल का सोचने वाला बात है कि अगर हमारे देश में इतनी प्रोडक्शन हो रही है, कंजप्शन हो रही है, तो फिर हम लोग को और क्या इंपोर्ट करने की ज़रूरत है ना। अगर आप फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बात करें तो आपको जैसा कि पता है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे पूरे देश में, फर्टिलाइज़र उसमें से एक है। तो फर्टिलाइज़र को अगर हम लोग छोड़ दें तो बताना है आपको कि 7 कोर इंडस्ट्री क्या क्या है। उसमें से भी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कोल के बारे में, तो चलिए कोल भी एक आता है। अब आप लोग को बचा 6, तो 6 यहाँ पे कोर इंडस्ट्री कौन कौन से हैं उनके नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडियन फर्टिलाइज़र मार्केट की बात करूं तो यहाँ पे जो CAGR यहाँ पे रजिस्टर्ड है वो 11.9% है,
जब ये फॉरकास्ट किया गया है 2022 से 27 तक के बीच का। तो चलिए ठीक है। साथ ही अगर आप देखो कि सरकार के द्वारा भी सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, और वो भी डिफरेंट स्कीम के तहत डिफरेंट जितने भी फर्टिलाइज़र्स है उसमें क्या होता है कि सरकार के द्वारा भी छूट दिया जाता है। ठीक है, अब फर्टिलाइज़र सब्सिडी की बात करते हैं हमारे देश में। तो सरकार के द्वारा आप देख सकते हो कि फर्टिलाइज़र को ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि यूरिया है, 25 ग्रेड्स यहाँ पे पोटास, और जो फॉस्फोरस है वो फर्टिलाइज़र है जो कि फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड प्राइस में प्रोड्यूस होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। ठीक है, सस्ते से सस्ते दाम में। सब्सिडी जो यहाँ पे पीएन के फर्टिलाइज़र में दिया जाता है, बेसिकली एक स्कीम है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। इसके तहत इसमें आपका सब्सिडी दिया जाता है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इसको 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद से ये हमारे देश में चलते आ रहा है। इसमें कुछ फर्टिलाइज़र्स है जो कि जिसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे पोटास है, फॉस्फोरस है, सल्फेट है, एज वेल एज बहुत ही वेरिएंट ऑफ फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिसमें सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन उसमें सल्फेट नहीं होता, सल्फर नहीं होता है, तो उसके अलावा देखने को मिलता है। सब्सिडी ये देखिए रिलीज़ किया जाता है डायरेक्टली टू द फर्टिलाइज़र कंपनी। ठीक है, जितना रेट यहाँ पे रिकमेंडेशन, जो यहाँ पे कुछ कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया, तो उनके बेसिस में जो रेट यहाँ पे अप्रूव्ड है, उसी के बाद आप देखो ये डायरेक्टली रिलीज़ हो जाता है। साथ ही आप ये हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडी स्कीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें ये है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे फर्टिलाइज़र्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है। तो सब्सिडी देने के लिए सबसे पहले स्कीम यही लाया गया था 2010 में। अब देखिए, सब्सिडी जो यूरिया के लिए दिया जाता है इसके लिए अलग से स्कीम है, ये है यूरिया सब्सिडी स्कीम, जिसके बारे में भी अगेन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसलिए इस बार जो यहाँ पे स्कीम निकल कर आए, इससे भी क्वेश्चन पूछना जो है 110% गारंटी है। क्योंकि देखिए यूपीएससी क्वेश्चन उसी से पूछती है ना, जो टॉपिक आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कुछ भी डेवलपमेंट होता है, नया होता है, तो ऑब्वियस है कि उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर क्योंकि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी में क्वेश्चन पूछा गया, यूरिया सब्सिडी स्कीम में पूछा गया, तो फिर यहाँ पे न्यू स्कीम्स जो लाया जा रहा है उसमें क्यों नहीं पूछा जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, जिससे कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो भी प्रीलिम्स के लिए, मीन्स के लिए, तो अलग अलग लेवल पे देखने को मिलता है। तो इसलिए इसके बारे में जानना आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है। फाइन, अगर हम लोग देखें तो यूरिया जो सब्सिडी स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और जिसमें कि यूरिया यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है एक मैक्सिमम जो यहाँ पे एमआरपी है उसके बेसिस पे। साथ ही जो डिफरेंस होता है, जितना डिलीवर्ड कॉस्ट है फर्टिलाइज़र का और जो नेट मार्केट रियलाइजेशन है, मार्केट में क्या कॉस्ट है और फार्मर्स उसको कितने कॉस्ट में खरीद रहे हैं, उसके बीच में जो यहाँ पे डिफरेंस होता है ये सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। ठीक है, देखिए मार्च 2018 से क्या हो रहा है कि एक न्यू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया है, डीबीटी स्टार्ट हो गया। डीबीटी में क्या है अभी कि मान लीजिए सरकार को यहाँ पे फार्मर को पैसे देना है, सब्सिडी देना होता है। तो पहले क्या था कि कोई एक पर्सन था, वो क्या करता था, उनको वो सरकार से पैसे लेता था। मान लीजिए एक फर्टिलाइज़र में 20 रुपीज़ जो है यहाँ पे सरकार के द्वारा सब्सिडी दिया जा रहा है। इट मीन्स कि अगर किसान यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए 60 रुपीज़ देते हैं तो सरकार उनको 20 रुपीज़ वापस देगा। तो कहने का क्या मतलब है, खर्च कितना हुआ किसान के द्वारा, 40 रुपये का। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था ना कि यहाँ पे आप समझो कि गवर्नमेंट है और डीबीटी आया आज की डेट में, ठीक है, और फिर उसके बाद ये फार्मर्स हैं। तो पहले क्या था कि एक इंसान को यहाँ पे दिया जाता था कि आप जाओ किसान को दे दो। सरकार के द्वारा इनको 20 रुपया दिया गया, लेकिन मे बी ये 10 रुपया दे, 5 रुपया दे, या फिर नहीं भी देते थे किसानों को। तो किसानों को इंटरमीडियरीज होने से बहुत ही ज़्यादा, बिचौलिया होने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि करप्शन बढ़ रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा ये देखा गया कि जो किसानों को मिलना चाहिए, सब्सिडी मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है। अब क्या करें, तो यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया गया। इट मीन्स कि एक ऑनलाइन सिस्टम लाया गया और जन धन योजना के तहत सारे किसानों का बैंक अकाउंट ओपन किया गया 0 बैलेंस में, जिससे कि सरकार क्या करे कि डायरेक्ट यहाँ पे डीबीटी के थ्रू जो है ये 20 रुपीज़ जो देना है वो किसान के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, परचेज़ करने के टाइम में किसानों को 60 रुपीज़ तो देना ही होगा, बिकॉज दिस इज़ सेम फॉर ऑल फार्मर्स। लेकिन जो सब्सिडीज़ जिस फार्मर्स को देना है वो यहाँ पे उनके अकाउंट में वापस से 20 रुपीज़ आ जाएगा। तो इंटरमीडियरीज़ यहाँ पे हट गए। इंटरमीडियरीज़ बिचौलियों को हटाने के लिए, करप्शन को कम करने के लिए डीबीटी लाया गया। ठीक है,
अब देखिए हमारे देश में फर्टिलाइज़र सेक्टर को लेकर क्या परेशानी है। सबसे पहले कहा जाता है कि फिस्कल बर्डन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। फर्टिलाइज़र्स में क्या है कि सबसे ज़्यादा फिस्कल सब्सिडीज़ जाता है, सरकार के द्वारा फर्टिलाइज़र्स में बहुत सब्सिडी दिया जाता है, जिससे कि हमारे जीडीपी का 0.5% कहा जाता है कि ये सब्सिडीज़ के रूप में सरकार खर्च करती है। लार्ज अनपेड सब्सिडी बैकलॉग है, क्योंकि आप देखो सब्सिडी दे रही है तो सरकार अपने पॉकेट से पैसे दे रही है किसानों को, लेकिन क्या सरकार को उसका भरपाई हो पाता है? नहीं हो पाता, ये भी एक बात है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी है। अभी हम लोग देखें कि जितना भी हमारे देश में यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा है उतना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि हम लोग उसका 80% जो है इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हम लोग बाहर वाले देश में बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट है, तो हम लोग को इंपोर्ट कम करना होगा। इकोलॉजिकली इम्पैक्ट देखने को मिलता है एक्सेसिव अगर हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। किसानों को ये भी नहीं पता होता है कि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कितना करना है। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो इससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन होता है, इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर में। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में आप देखो फर्टिलाइज़र के ओवर यूज़ से क्या होता है कि जो सरफेस वाटर है या फिर ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट हो रहे हैं। हम लोग भी अभी स्टडी करते हैं ना कि हमारे यहाँ आप देखो कि जो गंगा है, यमुना है, वो पूरा कंटामिनेट हो गया है। इट मीन्स कि वो पानी ऐसे है जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। एक समय था कि जब गंगा के पानी को पवित्र माना जाता था, आज भी माना जाता है, बट उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ना नहाने के लिए, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए। तो ये एक इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है क्योंकि किसानों के द्वारा फर्टिलाइज़र बहुत ही भारी मात्रा में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ओवर रेगुलेशन भी है। इकोनॉमिक सर्वे जो 2016 था उसके बेसिस पे हाईलाइट किया गया कि जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है ना ये हाईली रेगुलेटेड है, और सिर्फ स्मॉल पोर्शन जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का है, यानी कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास 1 या फिर आधा एकड़ से भी कम का जो ज़मीन है उन्हीं को ये फ़ायदा होता है। 24% जो सब्सिडी है ये आपका इनएफिशिएंट जो यूरिया प्रोड्यूसर है, यानी कि ऐसे प्रोड्यूसर है जो कि यूरिया को बेटर तरीके से प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे, उनके पास चला जा रहा है। लिमिटेशन है प्राइवेट सेक्टर का। अगर हम लोग देखें वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम कह रहे हैं तो यहाँ पे ब्रांडिंग के ऊपर बार किया जा रहा है कि कोई भी कंपनी अपनी ब्रांडिंग के थ्रू जो है यहाँ पे फर्टिलाइज़र नहीं बेचेंगे, और एक ही ब्रांड है, भारत ब्रांड है, उसी के तहत सारे तरीके के फर्टिलाइज़र्स को यहाँ पे सेल किया जाएगा। तो प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे लिटिल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे कि हाँ इन सारी चीज़ों में वो एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट सेक्टर्स कम विथ पैसे, पंक्चुअलिटी। ठीक है, तो पीपी यहाँ पे फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है प्राइवेट सेक्टर में। तो यहाँ पे मनी फैक्टर होता है, पंक्चुअलिटी भी होती है, लेकिन बात ये है कि अगर उनको यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट भी होता है, 3P होता है यहाँ पे। तो अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना होगा। मेन रीज़न जो इस तरीके का है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी का कॉस्ट इतना बढ़ते जा रहा है क्योंकि ये है कि आप देखो कि इन्फ्लेशन है, मार्केट में जो मनी का इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें पहले इस पर कंट्रोल करना होगा। साथ ही इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल लाया जा रहा है, 2022 का है, तो अभी तक ये बिल कानून में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इस पर बात करना मोर और लेस वर्थलेस है। अवेयरनेस आप देखो किसानों के बीच में अवेयरनेस की कमी है। फार्मर्स को अवेयर होना होगा कि हम किस तरीके से वो बैलेंस्ड यूज़ कर सकें फर्टिलाइज़र का। साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात करें तो सेंटर के द्वारा एक्सप्लोर किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इंट्यूटिव सॉल्यूशंस जो कि डी कंट्रोल प्राइसेस है फर्टिलाइज़र्स का। वहीं सब्सिडाइजिंग अगर फार्मर्स देखें तो वो डायरेक्टली यहाँ पे उनको डीबीटी के थ्रू जो है जितनी भी इंसेंटिव्स वगैरह है सरकार के द्वारा जो भी सब्सिडी वगैरह देना तो उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट चला जाता है। फाइन, तो ये बातें यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इंडिया का फर्टिलाइज़र सेक्टर किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे फर्टिलाइज़र कंज्यूमिंग कंट्री है चाइना के बाद, और थर्ड लार्जेस्ट हम लोग प्रोड्यूसर हैं। अगर वर्ल्ड में देखें तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है हम लोग फर्टिलाइज़र मटेरियल का। तो सेकंड लार्जेस्ट हम लोग कंज्यूमर भी है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले देश है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्कीम वन नेशन वन फर्टिलाइज़र which is very important. So I hope you like this article and you understand this article in a very well manner. क्योंकि अगर ये आप नहीं समझोगे, एक एक पॉइंट को नहीं पकड़ोगे, तो कहीं ना कहीं आप प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा वो आप लोग गलत कर बैठोगे। ओके, सो ये होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक एक पॉइंट को क्लियर करके चला जा रहा है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में जो कि है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अप्रूव किया गया
कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है इंक्रीज़ करना है। चलिए ठीक है, एमएसपी यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, वो भी 6 रबी क्रॉप्स के लिए जो कि 2023 और 24 का है। एमएसपी होता क्या है, पहले मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बता देती हूँ। जैसे देखिए रबी क्रॉप जो है वो यहाँ पे आपका चल रहा है, विंटर सीजन में रबी क्रॉप ही होते हैं। तो मान लीजिए कि वीट की अगर हम लोग को यहाँ पर प्रोडक्शन करनी है, फसल लगानी है, तो जैसे ही बीज रोपते हैं तो सीड जब यहाँ पे आपका शोन होता है तो उससे पहले क्या है कि सरकार से बोली लगा लिया जाता है कि अगर ये वीट की जो फसल है मार्केट में नहीं बिकेगी 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, तो सरकार बोलती कि ठीक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि आपको यहाँ पे फसल उगाने में जितना खर्चा हुआ है उतना मिनिमम हम लोग सपोर्ट करेंगे, 20 रुपीज़ यहाँ पे पर केजी के हिसाब से हम लोग वीट खरीद लेंगे। तो ये क्या हो गया कि किसानों को एक सपोर्ट रहता है कि चलो ठीक है, जितना वो इनपुट लगा रहे हैं फसल को उगाने में उतना उनको आउटपुट मिल जाएगा, उनको कहीं से लॉस नहीं होगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पे दिया जाता है। अब किसानों के पास एक फ़ायदा और है कि 20 रुपये से तो वो सरकार से खरीद ही लेंगे, अगर उनका नहीं बिका उनके पास है कि चलो डबल ट्रिपल रेट में वो मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, उनसे उनका फ़ायदा भी हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। जो एमएसपी इंक्रीज़ किया गया है, ये यूनियन बजट आप देखो कि 2018-19 में अनाउंस किया गया था। मैक्सिमम जो रेट है रिटर्न का आज के डेट में जो एमएसपी है वो 104% है रेप सीड्स का और मस्टर्ड का, और वही आप देखो कि यहाँ पे 100% है वीट का और 85% है लेंटिल्स का। जो लार्जर इंक्रीज़ हुआ है एमएसपी में मस्टर्ड का और रेप सीड्स का, इससे क्या है कि कुछ एरिया में डाइवर्शन जो है उसमें हेल्प हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए एमएसपी देने से क्या फ़ायदा होता है। एमएसपी देने से सबसे पहले सरकार को मदद होता है कि जो जिस तरीके से क्रॉप्स वगैरह ग्रोथ हो रहे हैं उसको कंट्रोल कर सके, यानी कि जो भी ऐसे फसल है जो कि लो प्रोडक्शन में है तो उसकी ग्रोथ बेटर तरीके से हो जाए। साथ ही आप देखो कि किसानों को एक तरीके से प्रोटेक्ट करना है कि किसान बहुत ही ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि जितना वो लागत लगाते हैं और उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, या फिर जितना वो खर्च कर रहे हैं फसल को उगाने में अगर उनको उतना भी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर किसान की हालत ऐसी भी दयनीय है और भी बद से बदतर हो जाती है। तो किसानों के लिए यहाँ पे सही रहता है। साथ ही इंसेंटिव्स प्रोडक्शंस भी है कुछ सर्टेन क्रॉप्स में, जैसे कि वीट है, राइस है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इंडिया में आप देखो कभी भी स्टेपल फूड ग्रेन्स की कमी नहीं होती है। इवन आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पैंडमिक के टाइम में देखने को मिलेगा कि जब सारी चीज़ें लॉकडाउन में बंद हो चुकी थी, हमारे देश में खाने की कमी नहीं थी, इवन राइस की कमी नहीं थी, और हम लोग अपने देश के तो इतने बड़े पैमाने के पॉपुलेशंस को तो खिला ही चुके थे, साथ ही हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो। साथ ही इससे क्या होता है, किसान को अलग जो डिस्ट्रेस होता है कि वो कैसे बेचे, अगर उनका नहीं बिकेगा, सारा फसल नहीं बिकेगा तो उनको उतना लागत नहीं मिलेगा, तो इस तरीके की जो परेशानी होती है किसानों को वो नहीं होगी। वो आराम से मार्केट में जाकर बेचते हैं, अगर उनका फसल नहीं बिकेगा तो उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है कि सरकार उनके फसल को खरीद लेगी। साथ ही प्रोक्योरमेंट भी होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, तो जो पीडीएस है उसके लिए भी प्रोक्योरमेंट है, और बफर स्टॉक भी होता है, यानी कि किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस तरीके की फसल को उगाते हैं जिसमें कि सरकार के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है। जिससे कि पीडीएस में क्या होता है कि सस्ते रेट में जो राशन कार्ड जिनके पास है उनको जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है, तो उसमें भी ये अवेलेबल हो पाता है। साथ ही हायर इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन को भी यहाँ पे इंक्रेज किया जाता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का, तो ये भी एक देख सकते हो। तो जो एक एंगल है यहाँ पे सिग्निफिकेंस है एमएसपी का, वो यहाँ पे वाइड नंबर पे है। एमएसपी क्या है ये समझ गए, एक प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है, ठीक है, और किसानों के लिए है, और ये आप देखो कि 2 बार फिक्स होता है, और इसकी रिकमेंडेशन यहाँ पे सीएसीपी के द्वारा दी जाती है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसके ऊपर भी आप देखो एमएसपी ऐसा हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर कंटिन्यूसली आप देखो कि लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बार भी पूछने के चांसेस है इसमें, ठीक है। सीएसीपी आप देखो ये डिटरमाइन करता है कि जो एमएसपी है वो कितना किसानों के द्वारा जो भी फसल उगाए जा रहे हैं उसमें कितना खर्च होता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो जो फाइनल एमएसपी है वो डिटरमाइंड होता है A2 और साथ ही साथ FL। A2 का इतना होता है, जिससे इसको समझिए कि कैसे एमएसपी डिटरमाइन होता है। 3 यहाँ पे मेथड है, फर्स्ट है A2, सेकंड है A2 प्लस FL, थर्ड है C2। A2 में क्या होता है कि यहाँ पे सारे जो कैश होते हैं, यानी कि आप देखो किसानों के द्वारा जो सीड खरीदा जाता है, सीड्स है, फर्टिलाइज़र्स है, केमिकल्स है, लेबर हायर करते हैं, फ्यूल खर्चा किया जाता है, इरिगेशन वगैरह, अबाउट देयर फैमिलीज़, उनके फैमिलीज़ को पे नहीं किया जाता है, ठीक है, सिर्फ हस्बैंड जो किसान भाई है उनको ही पेमेंट मिलता है। तो वाइफ हो गए, दोनों बच्चे हो गए, वो लगे हुए हैं, अगर दादा दादी है तो वो भी किसान खेत में लग जाते हैं। तो यहाँ पे A2 प्लस FL कहने का मतलब है कि A2 में जितने भी कैश खर्च हुए, यानी कि जितना भी यहाँ पे इनपुट लगा, साथ ही जो फैमिली लेबर है, कॉस्ट है, उसको भी इंक्लूड किया जा रहा है।
अब C2 में क्या है, C2 में है कि A2 + FL, इन सब के अलावा आप देखो कि जो भी रेवेन्यू यहाँ पे जाता है, मान लीजिए कि कोई किसान है जो कि अपना खेत नहीं है, वो दूसरे का खेत जो है वो रेंट में लेकर वहाँ पे खेती कर रहे, तो उनको तो वापस रेंट भी देना होता है। तो रेंट को कौन जोड़ेगा, रेंट कहाँ ऐड होंगे, तो वो रेंट हो गया। कुछ फिक्स्ड यहाँ पे कैपिटल एसेट होते हैं कि मान लीजिए कि लोन वगैरह लिया हुआ है किसानों को, तो उनको इंटरेस्ट भी चुकाना होता है, तो उसको कौन काउंट करेगा। तो ये 3 मेथड होता है, ये 3 तरीके से देखा जाता है कि MSP किसानों को कैसे प्रोवाइड करना है। तो इसी के बारे में बात किया जा रहा है कि हमारे देश में आप देखो कि MSP जो यहाँ पे फाइनल हो रहा है वो A2 दिया जाता है, यानी कि सिर्फ इतना देखा जाता है कि हाँ एक फसल उगाने में किसान जो है कितना खर्च कर रहा है, कितना पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा FL जो है यहाँ पे फैमिली लेबर, उसको देख लिया जाता है, नहीं तो वो मैक्सिमम टाइम में काउंट नहीं होता है। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स जो कि तो यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स है जो कि स्वामीनाथन कमेटी है, उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था ना कि जो MSP देना है वो एटलीस्ट 50% मोर होना चाहिए। जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है एवरेज, उनका 50% से ज़्यादा जो है यहाँ पे MSP सरकार को देनी चाहिए। फाइन, तो इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखते हैं कि इशू क्या क्या निकल कर आ रही है हमारे देश में। जो इतना बड़ा बवाल हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था MSP को लेकर, काफ़ी लंबे समय तक जो किसान लोग का प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला था, तो उसमें इशू क्या क्या है। सबसे पहली बात आती है प्रोक्योरमेंट का। देखिए, जो प्रोक्योरमेंट सेंटर है जहाँ पे आप देखो कि सारे फसल जाके प्रोक्योर करते हैं, यानी कि आते हैं कुछ मंडी वाले और प्रोक्योर करते हैं, तो ये हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा डिले है, ठीक है। और साथ ही अगर सरकार की मशीनरी भी देखे प्रोक्योरमेंट करने की अदर क्रॉप्स का, जैसे वीट और राइस पे तो पूरा पूरा ध्यान रहता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे किसी भी फसल में उतना ध्यान नहीं रहता। वीट और राइस तो ये आप देखो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसको प्रोक्योर कर लिया जाता है, लेकिन इसके अलावा नहीं देखने को मिलता है। साथ ही डिस्पैरिटी है स्टेट में। आप देखो कुछ राज्य के जो किसान हैं, जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह जो प्रोक्योर होता है वो सरकार के द्वारा टोटल किया जाता है, क्योंकि सरकार को वहाँ पे बेनिफिट हो रही है। जैसे आप देखोगे 2021 में बताया गया कि 90% पैडी जो ग्रोअर थे उनको MSP से काफ़ी फ़ायदा हुआ है पंजाब में। वहीं आप यूपी में देखो तो सिर्फ 3.6% ही फार्मर्स को जो है, जो पैडी ग्रोअर्स थे, उनको यहाँ पे बेनिफिट हुआ। तो स्टेट का भी डिस्पैरिटी हमारे देश में देखने को मिलता है। इकोलॉजिकल अगर देखें तो MSP जो रिजिम है ना, इससे क्या होता है, वीट और पैडी का प्रोडक्शन ही बढ़ रहा है। सिर्फ वीट और पैडी में क्योंकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे MSP देते हैं, तो सारे किसान इसी को उगाने के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इनको ऑफ़र मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है, बाकी फसल क्यों ही उगाए, ये एक प्रॉब्लम है। तो इससे आप देखो कि जो राइस वगैरह उगाने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पानी का खर्च होता है। तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है, हेल्थी डिसीजन नहीं होता है, जिसके कारण आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि वाटर स्कार्सिटीज़ की जो कंप्लेन है वो यहाँ पे इसी से निकल कर आ रही है। क्योंकि किसान को क्या है, वो तो यहाँ पे इरिगेशन जो है वो कर ही रहे, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लागत चाहिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी खर्च कर रहे हैं। फिस्कल बर्डन अलग है। 2021 में देखा जा रहा है कि फूड सब्सिडीज़ जो है वो नियरली 30% था, जो कि नेट टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था। तो फिनेंशियल बर्डन भी सरकार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। मिडिल मैन की अगर बात करें तो बेसिकली आप देखो MSP बेस्ड जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो आज भी यहाँ पे मिडिल मैन के ही बेसिस पे डिपेंडेंट है। ये इट मीन्स कि यहाँ पे प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है वो मिडिल मैन पे डिपेंडेंट है, कमीशन एजेंट पे है, APMC ऑफिशियल पे है। तो इस तरीके के लोगों के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट है। तो ये एक अलग तरीके का यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। इन्फ्लेशन अगर टारगेटिंग देखें तो हायर जो MSP है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितना ज़्यादा MSP होगा उतना ज़्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो अप एंड डाउन हो जाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। बाकी इंडिया को एग्री एक्सपोर्ट बनाना है, और इससे क्या हो पा रहा है ना कि नॉन कॉम्पिटिटिव बनते जा रहे हैं। मैंडेटरी जो MSP है, इससे क्या होगा, इंडिया का जो एग्री एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा, क्योंकि सरकार की जो एश्योर्ड प्राइस है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अगर हम लोग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में देखें। साथ ही फार्मर इनकम की बात करें तो जिस तरीके से स्क्यूड MSP सिस्टम है राइस और वीट का, इट मीन्स कि जितना ज़्यादा सरकार का फोकस है और MSP यहाँ पे राइस और वीट में दिया जा रहा है, उतना ज़्यादा आप देख सकते हो कि किसान जो है वो डिस्करेज हो रहे हैं। किसान भाई को लग रहा है कि अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में या फिर अदर फसल को उगाने में उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, जितना फ़ायदा उनको वीट और राइस के प्रोडक्शन से हो रहा है। ओके, सो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी चलिए वे फॉरवर्ड देखते हैं। वे फॉरवर्ड में कि हमें प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है उसे इम्प्रूव करना होगा,
जिससे आप देखो कि एमएसपी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मॉल और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स है वो यहाँ पे बेच सके। साथ ही डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, ऐसा नहीं है कि वीट और पैडी में ही यहाँ पे जो है वो सिर्फ लिमिटेड रहना है। साथ ही आप देखो डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम पे इस स्कीम में क्या है कि सरकार न कि प्रोक्योर जो किया जाता है किसानों से, यहाँ पे क्या है कि कैश ट्रांसफ़र करके जो है डायरेक्टली यहाँ पे मार्केट प्राइस से आप देखो जो एमएसपी से कम हो उसके बेसिस पे यहाँ पे सरकार को देना चाहिए। जैसे कि मध्य प्रदेश का एक भवंतर भुगतान योजना है, तो इसमें क्या है कि एक डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट सिस्टम, इट मीन्स कि एक डिफरेंस देखा जाता है कि कितना एमएसपी प्रोवाइड किया जा रहा है और किसान कितना यहाँ पे मार्केट में अपने फसल को बेच पा रहे हैं, उनके बीच का जो एक गैप है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना। साथ ही एरिया प्लानिंग करना, ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये यहाँ पे लोकल कंजप्शन पैटर्न के बेसिस पे ही होना चाहिए कि वहाँ के लोकल लोग जो है वहाँ पे क्या कंज्यूम करते हैं। जैसे आप देखते हो नॉर्थ इंडिया में कुछ और है, साउथ इंडिया में कुछ और है, एक ही जगह एक ही स्टेट में आप देखो कि नॉर्थ साइड में, साउथ साइड में, ईस्ट वेस्ट में अलग अलग लोग खाते हैं। तो उस तरीके से एरिया वाइज जो है प्लानिंग होनी चाहिए, उस तरीके से प्रोडक्शन होनी चाहिए। इनकम सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नॉन स्टेपल कमोडिटीज़ हैं एमएसपी को उसमें भी अनाउंस करना चाहिए कि लिटल या फिर उसमें प्रोक्योरमेंट ही ना हो, तो ये भी करने की ज़रूरत है। साथ ही पीएम किसान, तो यहाँ पे सरकार के द्वारा क्या है कि 6,000 पर ईयर हर एक किसान के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो रहा है और विद इंस्टॉलमेंट 2K इन द डिफरेंस मीन्स 3 मंथ्स के डिफरेंस में यहाँ पे दिया जा रहा है। ओके, साथ ही सेंटर स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटरी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि फार्मर्स को जितने यहाँ पे फंड वगैरह होगा तो फार्मर्स को जो भी यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करना है, एमएसपी प्रोवाइड करना है, वो सरकार यहाँ पे विदाउट शोइंग अ लॉस और विदाउट फीलिंग अ लॉस वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ करना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि क्रॉप क्या क्या यहाँ पे इंटर किया गया है, कवर किया गया है एमएसपी में। तो देखिए सीरियल में 7 टाइप्स है, पैडी, वीट, मेज़, बाजरा, ज्वार, रागी, बार्ले है। 4 यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप है जिसमें कॉटन, शुगर केन, कोपरा, रॉ जूट है। 5 टाइप्स ऑफ पल्सेस है यानी कि सारे दाल है, चना, अरहर, तूर, उड़द, मूंग, ठीक है। और 7 ऑयल सीड्स है जिसमें कि रेप सीड्स, मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसैम, ठीक है, सारे यहाँ पे आते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि टोटल यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फसल है जिसमें कि एमएसपी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्या क्या फैक्टर्स है जो कि सीएसीपी के द्वारा यहाँ पे कंसीडर किया जाता है फॉर फिक्सिंग एमएसपी। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंगल कि एमएसपी फिक्स करने के लिए वो कमेटी जो है वो क्या देखती है। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इस फसल को उगाने में किसानों के द्वारा कितना खर्च किया गया। साथ ही डिमांड और सप्लाई कितना है, यानी कि कितना इस फसल की डिमांड है और कितना सप्लाई कर पा रहे हैं। साथ ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्राइस ट्रेंड्स क्या चल रहा है, हमारे देश में इसका क्या प्राइस था और अगर हम लोग बाहर इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका क्या प्राइस है। साथ ही इम्प्लीकेशंस एमएसपी का जो कि कंज्यूमर के ऊपर देखा जाता है। और टर्म्स ऑफ ट्रेड है यानी कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बीच में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसमें ये देखा जाता है। इंटर क्रॉप जो प्राइस पैरिटी है इसके बारे में बात की जाती है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट एमएसपी, जो कि इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं और काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पे समझने को मिला, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसमें कि हमने देखा कि ये न्यूज़ में क्यों है, साथ ही इसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे डिसाइड किया जाता है एमएसपी देने के लिए, एमएसपी देने का क्या क्या तरीका है, क्या क्या यहाँ पे आपके फॉर्मूले हैं, क्या क्या इश्यूज़ अटैच्ड है यहाँ पे एमएसपी से रिलेटेड और कौन कौन से फसल्स है जिसमें कि यहाँ पे एमएसपी दिया जाता है, एंड एक बहुत ही खूबसूरत सा वे फॉरवर्ड। ओके, देखिए एमएसपी को लीगलाइज करने का डिमांड किया गया था, जो यहाँ पे किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनका था। रिसेंटली बहुत सारे किसान बॉडीज़ जो है वो डिमांड कर रहे थे कि हाँ कानूनी तौर पे एमएसपी लाओ, एमएसपी लीगलाइज करना है, जिससे कि सरकार जो है एक लीगल ऑब्लिगेशन में आ जाए कि हाँ उनको ये सारे फसल्स जो है इतने रेट में जो है ख़रीदना ही है। कंप्लेन यहाँ पे किसान गठन का ये भी था कि जितना सरकार कहती है, अनाउंस करती है कि वो 20 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से या 100 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से वो परचेज़ करेंगे, उतना भी वो करते नहीं है। सरकार जो है किसानों को बहुत कम पैसे देते हैं, तो इसलिए कानूनी तौर पे किसानों को जो है ये कहा जा रहा था, किसान के द्वारा कहा जा रहा था कि वो सरकार को बाउंड करे। तो ये एक यहाँ पे आप देखो, लेकिन अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए तो इससे क्या इशू होगा। सबसे पहले तो किसान का सरकार का फिजिकल बर्डन यहाँ पे बढ़ जाएगा। साथ ही अदर क्रॉप्स भी डिमांडेड है। अगर यहाँ पे एमएसपी लीगलाइज होगा तो देयर विल बी डिमांड कि आप दूसरे क्रॉप को भी इंक्लूड करो, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को भी। स्टोरेज की यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हमारे देश में स्टोरेज की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है जो भी सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रोक्योर किया जाता है एमएसपी में।
तो वो इसको रखने का यहाँ पे बेटर तरीका नहीं आपको देखने को मिलेगा। सेलिंग अगर देखें तो जो स्टॉक्स यहाँ पे पाइल अप हो रहे हैं, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप डंप करो इवन मोर, ठीक है, और प्राइस जो है वो यहाँ पे फर्दर और कम होते जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आप देखो कि अगर एमएसपी अदर क्रॉप्स में भी देने लगे तो इससे क्या होगा, कम से कम जो है यहाँ पे एमएसपी किसानों को मिलेगा फसल के लिए। तो बहुत तरीके का प्रॉब्लम यहाँ पे देखा जा रहा है लीगलाइज करना। बट आपको क्या लगता है कि एमएसपी को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सो व्हाट्स योर ओपिनियन एंड व्हाट्स योर सजेशंस? सो डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि आप लोग क्या सोचते हो। अगर लीगलाइज करने की बात कहूँ तो मेरा एक पॉइंट ये है कि एमएसपी को लीगलाइज करना चाहिए, क्योंकि किसान का जो एक बेसिक हक होता है वो उनको नहीं मिल पाता है। सरकार बोलते कुछ और है लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन इतना बुरा है, और ग्राउंड लेवल पे जो सच्चाई है, ट्रुथ है, वो बहुत ही बुरी है। तो सबको पता होना चाहिए। तो सरकार को एक लीगलाइज करने की ज़रूरत तो है ही एट अ टाइम, बट नॉट फॉर ऑल क्रॉप्स, फॉर सर्टेन क्रॉप्स इट इज़ मैंडेटरी, इट शुड बी लीगलाइज्ड। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप यू लाइक दिस लेसन। ये लेसन आज के लिए मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। कल मैं स्टार्ट करूँगी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन से, और बाकी जो भी टॉपिक है, शॉर्ट्स न्यूज़ है, उसे भी कवर करूँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि हम लोग डेली बेसिस पे यहाँ पे लेसन को कंप्लीट कर सके, और जो विजन है इसकी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो सके। ओके, सो आज के लिए बस इतना। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए थैंक यू।